हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन ईजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन ईजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा को देखा था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से और आपके अन्य भविष्य में आने वाले एग्जामों में ये टॉपिक अक्सर करके पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है संधारित्र की विद्युत धारिता, या कह लें कि विद्युत धारिता। तो पहले हम विद्युत धारिता पढ़ेंगे, उसके बाद संधारित्र पढ़ेंगे, इसके बाद संधारित्र की विद्युत धारिता पढ़ेंगे। तो इस धारिता को पढ़ने से पहले हम दो छोटे छोटे टॉपिकों को देखेंगे, जिसमें पहला होगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और दूसरा बद्ध आवेश किसे कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसे मुक्त आवेश कहेंगे, और उसके बाद बद्ध आवेश क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि हम बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक छोटी सी लाइन हमेशा हमको बताई जाती है कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब इस परमाणु में तीन प्रकार के कण होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु होता है उसका केंद्रीय भाग अत्यंत घनत्व वाला भारी होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में एक और कण परिक्रमण करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, परिक्रमण करता रहता है। जैसे ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर पहला कक्ष बना तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। दूसरा कक्ष बना तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस तरह से और भी कक्ष बनेंगे तो और भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं वृत्ताकार पथ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन इस धन आवेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में मूव करता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, और जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के प्रोटॉनों की संख्या जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जितना चार्ज प्रोटॉन पर है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है। तो प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, और कुल मिलाकर के पूरे परमाणु पर आवेश क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाता है। आवेश शून्य होता है। अच्छा, यानी परमाणु आवेश के रूप में उदासीन होता है। तो इसको एक सेंटेंस में लिखते हैं, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है। विद्युतीय उदासीन होता है। इतना हो गया। अब ये हर कक्ष का इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश है, सब पर ऋण आवेश है। इस तरह से हर कक्ष का इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश है, नाभिक में स्थित प्रोटॉन से कूलाम बल से कह लें या विद्युत बल से कह लें, बंधा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ विद्युत आकर्षण बल से बंधा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ विद्युत आकर्षण बल से बंधा हुआ है। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है
वो इस प्रोटॉन के साथ लूजली बॉन्डेड होता है, अत्यंत कम विद्युत बल से बंधा हुआ होता है, जबकि जो नज़दीकी इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक विद्युत बल से बंधे हुए होते हैं। तो ये जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, कभी कभी ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चला जाता है, और इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक संयोग में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने ऑर्बिट को, अपने कक्ष को कभी कभी छोड़ करके बाहर निकल जाता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया हमको कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं, और सबसे बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़ करके बाहर भी निकल जाता है। तो इस सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है वो हम केमिस्ट्री में देखते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिक्स में देखते हैं। तो फिजिक्स में एक टर्मिनोलॉजी बन के आती है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने परमाणु को छोड़ करके दूसरे परमाणु में, दूसरे परमाणु को छोड़ करके तीसरे परमाणु में, तीसरे परमाणु को छोड़ करके चौथे परमाणु में, या फिर कह ले कि तत्व या धातु के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं, रेंडम गति करते रहते हैं। इस तरह से रेंडम गति इस तरह से करते रहते हैं। ये कौन इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि धातु के सीमा के अंदर जितने भी परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडम मोशन में होते हैं, और ये जो रेंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इस परमाणु से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो चूंकि इस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण ये पूरा का पूरा परमाणु उदासीन था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के बाहरी कक्ष को छोड़ करके बाहर निकल गया और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ऐसी स्थिति में पूरे परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज के बराबर इसमें आवेश कम हो गया, यानी ये धन आवेशित हो गया। धन आवेशित होने का मतलब धन आवेश वाले प्रोटॉन अधिक हो गए और ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब ये जब परमाणु धन आवेशित हो गया तो इसको कहते हैं धन आयन। क्या कहते हैं? धन आयन कहते हैं, या धन आवेशित परमाणु कहते हैं। इसी क्या कह सकते हैं? धन आवेशित परमाणु कह देंगे। और इस धन आवेशित परमाणु या इस धन आयन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश यहाँ हो जाएगा। ये धन आवेशित परमाणु अपनी जगह को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, अपनी जगह से बंधा हुआ होता है। इसलिए इस धन आवेशित परमाणु या धन आयन पर जो आवेश होता है उसको हम बद्ध आवेश कहते हैं, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको मुक्त आवेश कहते हैं। तो क्या हुआ कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी सूक्ष्म स्थान को नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ विद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। लेकिन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं, वो प्रोटॉन से लूजली बाउंडेड होते हैं, और ये कभी कभी अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। जब अपने कक्ष को ये छोड़ देते हैं तो इनका एक नया नाम हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो मुक्त आवेश हो जाता है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाहरी कक्ष को छोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो
तत्व के अंदर रेंडम मोशन करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल जाता है तो परमाणु पर इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धन आवेश अतिरिक्त हो जाता है, और इस स्थिति में धन आवेश से आवेशित इस परमाणु को धन आयन कहते हैं या धन आवेशित परमाणु कहते हैं। ये धन आवेशित परमाणु धातु के अंदर या तत्व के अंदर या चालक के अंदर अपने जगह पर बने रहते हैं। इस धन आवेशित परमाणु पर जो आवेश होता है वो एक तरह से स्थिर होता है, इसलिए इस धन आयन पर जो आवेश होता है उसको बद्ध आवेश कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, धन आयन, धन आवेशित परमाणु, फिर उसके बाद बद्ध आवेश। इस धन आवेशित परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है वही बद्ध आवेश है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो मुक्त आवेश होता है, मुक्त आवेश होता है। और जब कभी इस तत्व में जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में है, इस तत्व के दो बिंदुओं के बीच सेल लगा दें या कोई विद्युत स्रोत लगा दें तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रेंडम मोशन कर रहे थे वो नियमित गति करने लगते हैं। और जब नियमित गति करने लगते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश को लेकर के एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं और आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होने लगता है, और यहीं से विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति होती है। तो विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश के प्रवाह के कारण होता है। जिन तत्वों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो तत्व विद्युत धारा के चालक माने जाएंगे या विद्युतीय चालक माने जाएंगे, और जिनमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिन तत्वों में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है और वे अचालक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमारे हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश, बद्ध आवेश, धन आयन, धन आवेशित परमाणु। अब आगे इसके बाद आता है कि किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है या किसी तत्व की विद्युत धारिता क्या होती है, उसको हम देखेंगे। चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि हर तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस तत्व के परमाणु में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और परमाणु पर धन आवेश उत्पन्न हो गया, यानी परमाणु पर धन आवेश देने के लिए इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु में धन आवेश तभी उत्पन्न होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। अब ये तत्व है, इसमें एक परमाणु है, इससे हम जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस परमाणु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया, और मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो जब पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जब दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये धन आवेश इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देता है। कहने का आशय यह है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ। जब दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो ये धन आवेश इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी निकलने का विरोध करता है। तो पहली बार धन आवेश देने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाला गया, दूसरी बार धन आवेश देने के लिए जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो ये धन आवेश इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को निकलने का विरोध करता है या धन आवेश उत्पन्न करने का विरोध करता है। तो प्रत्येक बार यदि किसी तत्व को धन आवेश देते हैं तो धन आवेश देने का क्या करता है, ये तत्व विरोध करता है। जैसे पहली बार एक मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर धन आवेश हो गया, यानी धन आवेश देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए। दूसरी बार धन आवेश देने के लिए जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये धन आवेश इस इलेक्ट्रॉन के निकलने का विरोध करता है। और विरोध करने के बावजूद अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या धन आवेश देते हैं तो इसमें एक तरह से गुस्सा उत्पन्न हो जाता है।
गुस्सा, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसी क्रोध को हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल कहते हैं। यानी पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला, धन आवेश हुआ, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकला, ये विरोध किया, उसके बावजूद हम निकालें तो इसके अंदर पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन निकाले यानी फिर धन आवेश दिए तो फिर इसके अंदर और गुस्सा उत्पन्न हुआ और पोटेंशियल उत्पन्न हुआ। यानी जब जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको धन आवेश देना चाहते हैं तब तब इसके गुस्से में या पोटेंशियल में वृद्धि होने लगती है। यानी किसी भी चालक को, किसी भी तत्व को धन आवेश देने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं वैसे वैसे उसके पोटेंशियल में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है, उसके गुस्से में वृद्धि होती जाती है। तो जितना ही इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या कह लें जितना ही इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे उतना ही इसके पोटेंशियल में वृद्धि होती जाएगी। तो किसी भी तत्व को आवेश देने में उसके पोटेंशियल में क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। यानी आवेश जितना ज़्यादा देंगे पोटेंशियल में उतना ज़्यादा वृद्धि होगी। और पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या हो गया कि आवेश जितना अधिक देंगे पोटेंशियल में, विद्युत विभव में, उतना ही ज़्यादा वृद्धि होगी। यानी किसी तत्व को दिया गया आवेश उसके पोटेंशियल में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी तत्व को दिया गया आवेश उसके पोटेंशियल में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम इसको धन आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे इसके पोटेंशियल में वृद्धि होती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये तत्व दिए गए आवेश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है, इसकी क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसकी जो क्षमता समाप्त हो जाती है उसी क्षमता की माप जब तक ये आवेश को ग्रहण करता रहता है तब तक जितनी इसकी स्टेमिना होती है उसी क्षमता की माप को क्या कहते हैं? क्षमता की माप जो होती है उसके कैपेसिटेंस से होती है, कैपेसिटेंस से होती है। तो चालक की विद्युत धारिता या चालक का कैपेसिटेंस उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। जैसे जैसे हम इसको आवेश देते हैं इसके पोटेंशियल में वृद्धि होती जाती है, आवेश को बढ़ाते जाते हैं पोटेंशियल में वृद्धि होती जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आवेश ग्रहण करने की इस चालक की जो क्षमता होती है उसी क्षमता की माप क्या कहलाती है? उसका कैपेसिटेंस, उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। तो विद्युत धारिता की एक परिभाषा बन के आती है कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी चालक की विद्युत धारिता जितना ज़्यादा होगी उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। किसी चालक की विद्युत धारिता की परिभाषा बन रही, किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जैसा कि इसके शब्द में है धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। तो क्या हो गया? किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश धारण करने की क्षमता कह ले या ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ये हो गया हमारा एक लाइन में विद्युत धारिता की परिभाषा कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। अब चूंकि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव क्या कहते हैं? पोटेंशियल में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। आप पढ़ चुके हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव आवेश दिए इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा और पॉजिटिव आवेश दिए और पोटेंशियल बढ़ा। तो क्या हुआ
कि चालक को जितना ही ज़्यादा आवेश देते हैं उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यदि आवेश Q देने से विभव में वृद्धि भी उत्पन्न होता है तो Q अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा Q देंगे उतना ज़्यादा गुस्सा पोटेंशियल उत्पन्न होगा, पोटेंशियल उत्पन्न होगा। अब इसी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम इज इक्वल टू के रूप में बदलना चाहते हैं तो V के साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो Q बराबर क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट C इंटू क्या लिखेंगे, V। Q बराबर C इंटू V। अब C क्या है, C यही C जो है, C एक नियतांक है, C एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। C जितना ही ज़्यादा होगा Q का मान उतना ही ज़्यादा होगा, यानी चालक की विद्युत धारिता जितनी अधिक होगी Q का मान उतना ही अधिक होगा। तो एक तरह से C एक नियतांक हो गया जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपान V आ जाएगा। तो इस चालक की विद्युत धारिता की परिभाषा क्या हो गई कि चालक को दिया गया आवेश और इस दिए गए आवेश के कारण उसके विभव में हुई वृद्धि का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस चालक की विद्युत धारिता, ये चालक का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ से और बन के आती है विद्युत धारिता की कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में हुई वृद्धि का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। या किसी चालक को दिया गया आवेश एवं इस आवेश के कारण चालक के विद्युत विभव में हुई वृद्धि का अनुपात ही चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। ये हो गया हमारा विद्युत धारिता की दूसरी परिभाषा। अब आगे विद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपान V लिख दिए। तो Q का मात्रक कूलाम होता है और V का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। Q का मात्रक कूलाम होता है और V का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो क्या लिखेंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक। अब हमारे पास दो फार्मूले हो गए कि आवेश अगर Q दिया गया तो और विभव V उत्पन्न हो गया तो Q इक्वल टू C इंटू V लिख देंगे। दूसरा फार्मूला बन के आया कि C अगर विद्युत धारिता है तो C इक्वल टू Q अपान V लिख देंगे। अब यहीं से चालक की विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक बटे V का मात्रक। क्या लिखेंगे, सिंस C इक्वल टू Q अपान V इम्प्लाई दैट C का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटा V का मात्रक। तो Q का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है और V का मात्रक हम जानते हैं जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। और इससे मिलाकर के बनेगा तो क्या बनेगा, कूलाम का स्क्वायर बटा जूल। ये हो गया। तो एक तो मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति जूल और एक मात्रक यहीं से हो जाता है हमारे पास कि कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो ये कूलाम प्रति वोल्ट एक मात्रक हो गया और कूलाम स्क्वायर प्रति जूल दूसरा मात्रक हो गया। और कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड भी कहते हैं। तो C के मात्रक की बात करें तो पहला मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, दूसरा मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। तो विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक पहला कूलाम
प्रति वोल्ट। यहाँ से Q/C, Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को फैराड भी कहते हैं, फैराड भी कहते हैं। तो ये जो फैराड होता है यही चर्चित मात्रक है विद्युत धारिता का। तो अब ये फैराड क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो C=Q/V लिखते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और इस आवेश के कारण उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो C क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। क्या हो जाता है, C=1 फैराड। अब यहाँ से 1 फैराड की परिभाषा अगर लिखनी हो आपको तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, 1 कूलाम आवेश दिया जाए और इस आवेश के कारण उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो C=1 फैराड। तो क्या लिखेंगे, चालक की विद्युत धारिता 1 फैराड होती है, 1 फैराड होती है। तो ये हमारी 1 फैराड की परिभाषा बन के आएगी। इसको हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। क्या हो गया, C=Q/V। चालक को दिया गया आवेश 1 कूलाम था और इसके कारण उत्पन्न विभव में वृद्धि 1 वोल्ट थी, इस तरह से। तो C का मान क्या हो गया, 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। तो 1/1 का मतलब 1 क्या हो गया, फैराड हो गया। तो 1 फैराड की परिभाषा बन के आती है कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और इस आवेश के कारण उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की विद्युत धारिता 1 फैराड हो जाती है। तो 1 फैराड की ये परिभाषा बन के आ गई, 1 फैराड की परिभाषा या फैराड की परिभाषा। तो ये हमारी फैराड की परिभाषा हो गई। अब आगे विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के लिए क्या लिखते हैं, ये यहाँ तक हम चले आए थे। ये विद्युत धारिता के मात्रक में C के मात्रक में कूलाम स्क्वायर प्रति वोल्ट, ये एक मात्रक ये भी हम देखे थे, कूलाम स्क्वायर प्रति वोल्ट। तो कूलाम स्क्वायर का अगर विमीय सूत्र लिखें तो क्या लिखेंगे, AT, कूलाम का विमीय सूत्र और इसका स्क्वायर कर दिए। कूलाम स्क्वायर, कूलाम क्या होता है, AT होता है, AT का विमीय सूत्र हो गया और उसका स्क्वायर कर लिए, बटा जूल। जूल क्या है, mL²T-2। ये अब दोनों को हल करेंगे क्या हो जाएगा, m-1L-2T4A² होगा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुक्त आवेश किसे कहते हैं, धन आयन क्या होता है, धन आवेशित परमाणु क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, चालक की विद्युत धारिता किसे कहते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है और विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, और साथ ही हमने 1 फैराड की परिभाषा को भी देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक के लिए वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।